हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द स्टडी स्पेस। पिछली क्लास में हमने लाइफ प्रोसेस का पहला पार्ट दैट इज न्यूट्रिशन एंड डाइजेशन कंप्लीट कर लिया था। आप उन्हें रिवाइज कर सकते हैं एंड आई होप आप रिवाइज करके आए होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे विद रेस्पिरेशन एंड दिस क्लास इज रेस्पिरेशन पार्ट 1। इसे 2 पार्ट्स में हम कंप्लीट कर लेंगे और साथ के साथ रिवाइज भी कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि जो खाना हम कंज्यूम करते हैं उसका डाइजेशन किया जाता है, एब्जॉर्प्शन किया जाता है, एसिमिलेशन किया जाता है और जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसका इजेक्शन कर दिया जाता है, यानी कि बॉडी से उसे इजेक्ट आउट कर दिया जाता है। तो जो एसिमिलेट किया फूड, अब उस खाने से हमें क्या फ़ायदा मिलेगा, उसको एक फ्यूल की तरह इस्तेमाल किया जाता है ताकि हमारी बॉडी को एनर्जी मिल सके फॉर वेरियस लाइफ प्रोसेसेस एंड बॉडी का ग्रोथ मैकेनिज्म्स, रिपेयर मैकेनिज्म, इस सब के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है और वो एनर्जी हमें मिलती है खाने से जिसे हम कंज्यूम करते हैं। तो रेस्पिरेशन क्या है? रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस बाय विच जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो यूटिलाइज करते हैं फूड को ताकि उन्हें एनर्जी मिल सके। तो जब ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन बर्न्स द फूड इन द सेल्स ऑफ द बॉडी ताकि उससे हमें एनर्जी मिल सके, और कार्बन डाइऑक्साइड और जो वाटर है उनका भी साथ में प्रोडक्शन होता है, बट दीज आर वेस्ट प्रोडक्ट्स जिन्हें बॉडी में से एलिमिनेट कर दिया जाता है। तो जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस है, ओवरऑल इस प्रोसेस के अंदर क्या क्या इन्वॉल्व होता है? सबसे पहला, हम जब सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन रिच एयर बॉडी के अंदर जाती है, हम उसका इस्तेमाल करते हैं ताकि जो हमने खाना कंज्यूम किया था उस खाने को बर्न करके उससे एनर्जी रिलीज कर सकें, और इसके साथ साथ कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स भी बनते हैं जो कि हैं कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। इन्हें बॉडी में से एलिमिनेट कर दिया जाता है। जब आप एक्सहेल करते हैं तो जो एक्सहेल्ड एयर होती है उसमें मेनली कार्बन डाइऑक्साइड होता है और मॉइस्चर भी होता है। तो ये वो वाटर है विच इज़ प्रोड्यूस्ड एज अ वेस्ट प्रोडक्ट। आपके सामने यहाँ स्क्रीन पर इसका रिएक्शन जो है दैट इज गिवन कि फूड आपने कंज्यूम किया, एयर इनहेल किया, उस एयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट है एंड देन हमें प्रोडक्ट्स यहाँ पर राइट हैंड साइड पर दिए गए हैं। प्रोडक्ट्स हैं, क्या क्या बन रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है, वाटर मिल रहा है एंड एनर्जी भी मिल रही है। तो रेस्पिरेशन ओवरऑल आपने केमिस्ट्री में भी ये पढ़ा होगा फर्स्ट चैप्टर में रिएक्शंस के बारे में। तो रेस्पिरेशन जो है ये एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। हम जो खाना कंज्यूम करते हैं उसमें मेनली कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, तो उन कार्बोहाइड्रेट्स को ऑक्सीडाइज किया जाता है इस दौरान और हमें एनर्जी मिल जाती है। अब रेस्पिरेशन की साइट क्या है? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। उसमें ये जरूर पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द साइट ऑफ रेस्पिरेशन, यानी कि सेल तो है बट सेल में रेस्पिरेशन कहाँ होता है? या साइटोप्लाज्म में ही होता है या किसी ऑर्गेनल में होता है? हाँ, स्पेसिफिकली ऑर्गेनल के अंदर होता है एंड उस ऑर्गेनल का नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया इज द साइट ऑफ रेस्पिरेशन। जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस है दैट इज टेकिंग प्लेस इन द माइटोकॉन्ड्रिया। तो यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही खाने का ऑक्सीडेशन किया जा रहा है, एनर्जी रिलीज की जा रही है, और क्योंकि जो एनर्जी है वो माइटोकॉन्ड्रिया में रिलीज की जा रही है इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया इज ऑल्सो नोन एज द पावर हाउस ऑफ सेल। बहुत बारी घुमाकर के एमसीक्यूज में क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछ सकते हैं कि विच सेल ऑर्गेनल इज ऑल्सो नोन एज द पावर हाउस ऑफ सेल। तो पावर हाउस से आप समझ जाएंगे ऐसी ऑर्गेनल जहां एनर्जी प्रोड्यूस की जा रही है। तो एनर्जी कहां प्रोड्यूस की जा रही है? जहां रेस्पिरेशन हो रहा है, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, सो माइटोकॉन्ड्रिया इज द साइट ऑफ रेस्पिरेशन। एंड जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो स्टोर किस फॉर्म में होती है? दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। एनर्जी जो स्टोर होती है, या फिर हम कह सकते हैं व्हाट इज द एनर्जी करेंसी इन आवर बॉडी। जैसे जब हम मनी की बात करते हैं तो उसमें सब कंट्रीज की अपनी करेंसी होती है, जैसे इंडिया का है रुपीस। तो उसी तरीके से एनर्जी की करेंसी क्या है हमारी बॉडी में? दैट इज एटीपी। इसका फुल फॉर्म भी आपको याद करना होगा। एटीपी होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ऑलराइट, तो एटीपी जो है ये हमारी एनर्जी, मतलब जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है वो बन रही है एटीपी की फॉर्म में, और ये एटीपी को माइटोकॉन्ड्रिया में ही स्टोर कर दिया जाता है और जब जब हमारी बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत होती है एटीपी रिलीज किया जाता है।
तो जो मैकेनिज्म है बाय विच ऑर्गेनिजम्स हवा में से जो हम इनहेल कर रहे हैं उसमें से ऑक्सीजन ले रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहे हैं, अगर हम सिंपली इनहेलिंग और एक्सहेलिंग की बात करें तो इस प्रोसेस को हम कहेंगे ब्रीदिंग। बहुत बारी हम ये सोचते हैं कि ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन तो सेम ही बात है ना, एयर अंदर जा रही है और बाहर आ रही है। नो, देयर इज अ डिफरेंस। आपका इस तरीके से डिफरेंस बिटवीन भी पूछा जा सकता है। ब्रीदिंग अलग प्रोसेस होती है, रेस्पिरेशन अलग प्रोसेस होती है। ब्रीदिंग एक बहुत ही ज्यादा फिजिकल प्रोसेस है, इसमें कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो रही है। ब्रीदिंग का मतलब है सिंपल, हवा हम अंदर ले रहे हैं, इनहेल कर रहे हैं और फिर हम छोड़ रहे हैं, एक्सहेल कर रहे हैं, दैट इज इट। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज ब्रीदिंग। ये एक फिजिकल प्रोसेस है। बट रेस्पिरेशन बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। रेस्पिरेशन के अंदर ब्रीदिंग तो आती ही आती है, यानी कि ब्रीदिंग इज अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन, हम इस तरीके से कह सकते हैं। तो रेस्पिरेशन इंक्लूड्स ब्रीदिंग, यानी कि एयर इनहेल करना और एक्सहेल करना तो रेस्पिरेशन का पार्ट है ही है। बट वो जो एयर हमने इनहेल की उसके ऑक्सीजन का इस्तेमाल करना, खाने को ऑक्सीडाइज करना ताकि एनर्जी रिलीज की जा सके, ये पूरी प्रोसेस है रेस्पिरेशन। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन। तो यहाँ आपके सामने स्क्रीन पर भी है, ब्रीदिंग एक फिजिकल प्रोसेस है जबकि रेस्पिरेशन इंक्लूड्स बायोकेमिकल प्रोसेस ऑल्सो, जो कि है ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, खाने को ऑक्सीडाइज करना, खाने में ऑक्सीजन ऐड करना। नाउ जो प्रोसेस है ब्रीदिंग का, उसमें सिर्फ हमारे लंग्स इन्वॉल्व होते हैं, लंग्स ही होते हैं ना, एयर इनहेल कर रहे हैं हम, एयर एक्सहेल कर रहे हैं। जबकि रेस्पिरेशन में लंग्स तो इन्वॉल्व हैं ही हैं, उसके साथ साथ माइटोकॉन्ड्रिया भी इन्वॉल्व होंगे जहां पर हम एनर्जी बना रहे हैं और एनर्जी जो है उसको स्टोर भी किया जा रहा है। तो रेस्पिरेशन के स्टेप्स क्या क्या हैं, इस तरीके से कभी भी क्वेश्चन आता है रेस्पिरेशन एक्सप्लेन करने को, सबसे पहले ऊपर डेफिनेशन लिखो और डेफिनेशन के बाद जब उसके स्टेप्स एक्सप्लेन करने हो, अगर ये ज्यादा मार्क्स का क्वेश्चन है, 1 मार्कर नहीं है, तो उसमें इस तरीके से आप पहले एक हेडिंग देंगे, जैसे यहाँ मैंने एक हेडिंग दी है और इस हेडिंग के बाद आप सामने उसको पूरे को एक्सप्लेन करेंगे। दिस इज द वे यू एक्सप्लेन योर आंसर्स इन लॉन्ग क्वेश्चन, कीप दिस इन माइंड। तो स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन क्या है, सबसे पहला है ब्रेकिंग डाउन ऑफ ग्लूकोज इनटू पायरुवेट। तो इसको किस तरीके से याद करेंगे, आप जो खाना कंज्यूम करते हैं वो मेनली क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, ग्लूकोज होता है, ठीक है। तो यहाँ हम ग्लूकोज की ही बात कर रहे हैं। तो ग्लूकोज को ना हम डायरेक्टली, ऐसा नहीं है कि एक स्टेप का प्रोसेस है, विद इन अ फ्यू सेकेंड खाना गया, ऑक्सीजन गया और हमको एनर्जी मिल गई, ऐसा नहीं होता है। इसमें भी स्टेप्स होते हैं। तो सबसे पहला स्टेप होता है जो आपका खाना है, कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज कह सकते हैं, जो आपने कंज्यूम किया, इसको पहला स्टेप है, इसको ब्रेक डाउन किया जाता है इनटू पायरुवेट, ठीक है। पायरुवेट इज ऑल्सो अ केमिकल कंपाउंड ओनली। पायरुवेट में ब्रेक डाउन करते हैं। ये स्टेप सेल के साइटोप्लाज्म में होता है। आपको पता होगा सेल जो होता है उसमें साइटोप्लाज्म होता है, जो कि एक फ्लूइड लिक्विड मटेरियल होता है, पूरे सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। उसके अलावा न्यूक्लियस होता है जहां हमारा डीएनए प्रेजेंट होता है और छोटी छोटी बहुत सारी ऑर्गेनल्स भी प्रेजेंट होती हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया। प्लांट सेल की बात करें तो उनमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं। तो इस तरीके से सेल्स के अंदर ऑर्गेनल्स जो हैं वो भी प्रेजेंट होती हैं। तो जो प्रोसेस है, पहला स्टेप, जब सिर्फ ग्लूकोज को ब्रेक डाउन किया जा रहा है पायरुवेट में, दिस टेक्स प्लेस इन द साइटोप्लाज्म, और जो ग्लूकोज है उसको ब्रेक डाउन करते हैं इनटू पायरुविक एसिड। अब जो ग्लूकोज होता है, अगर आप उसका केमिकल फॉर्मूला देखेंगे तो उसमें 6 कार्बन एटम्स होते हैं, जबकि पायरुविक एसिड में 3 कार्बन एटम होते हैं। तो अगर इन टोटल में रिएक्शन की बात करूं और मान लो मैंने कंज्यूम किया है 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, तो उसमें 6 कार्बन एटम्स हैं। तो अगर मैं उसका ब्रेक डाउन करूंगी तो कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट बनेंगे, 2, क्योंकि एक पायरुवेट में तो सिर्फ 3 कार्बन एटम्स है ना। लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द रिएक्शन हैज टू बी इक्वल टू द राइट हैंड साइड। अब ये जो पायरुविक एसिड बना, इसका फेट क्या होगा, फेट माने भविष्य की, अब इसके साथ क्या होगा जो पायरुविक एसिड बना है। तो पायरुविक एसिड जो बना था बाय द ब्रेकिंग डाउन ऑफ ग्लूकोज, वो तो साइटोप्लाज्म में हुआ था। अब इस पायरुविक एसिड को ले जाया जाएगा इन द माइटोकॉन्ड्रिया। लोकेशंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लोकेशंस आपको याद होनी चाहिए। इसको लेकर जाएंगे इन द माइटोकॉन्ड्रिया। और अब डिपेंड करता है कि रेस्पिरेशन कौन से टाइप का है, उस पर डिपेंड करेगा कि अगला स्टेप क्या होगा। तो देखिए,
रेस्पिरेशन दो टाइप का होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन या एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो एरोबिक रेस्पिरेशन वो रेस्पिरेशन है जिसमें ऑक्सीजन इन्वॉल्व होता है, एयर प्रेजेंट है। एनारोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन नहीं प्रेजेंट होता है। तो रेस्पिरेशन में गैसियस एक्सचेंज तो हो ही रहा है। अगर हम सिंपली एयर के इनटेक यानी कि इनहेल करना फ्रॉम द एटमॉस्फेयर और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर देना, अगर हम इसकी बात करते हैं तो दिस इज ब्रीदिंग। बट अगर इसके साथ साथ हम खाने का ब्रेक डाउन कर रहे हैं तो वो हमारा रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है। ब्रीदिंग इज अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन। और रेस्पिरेशन अभी हमने देखा कि दो टाइप की होती है, एरोबिक होती है या एनारोबिक होती है। तो सबसे सेल के अंदर ग्लूकोज जो था उससे पायरुवेट बना, पायरुवेट को माइटोकॉन्ड्रिया में लेकर के चले गए। अब आगे क्या स्टेप होगा दैट डिपेंड्स कि कौन सी टाइप ऑफ रेस्पिरेशन है, क्या ये एरोबिक रेस्पिरेशन है या ये एनारोबिक रेस्पिरेशन है। तो यहाँ मैंने आप सबको डिफरेंस बिटवीन ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन जो है वो प्रोवाइड कर दिया है। आप यहाँ से देख सकते हैं ब्रीदिंग क्या है, सिर्फ एयर को इनटेक करना और रिमूव करना। इधर खाने का ऑक्सीडेशन भी इन्वॉल्व होता है। ब्रीदिंग एक फिजिकल प्रोसेस है, रेस्पिरेशन एक बायोकेमिकल प्रोसेस है। कोई एंजाइम्स नहीं इन्वॉल्व होती है ब्रीदिंग में, रेस्पिरेशन में इन्वॉल्व होती है। ब्रीदिंग में कोई एनर्जी नहीं रिलीज हो रही है, रेस्पिरेशन में एनर्जी रिलीज होती है। तो यहाँ से आप ये डिफरेंस बिटवीन को नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो हम बात कर रहे थे एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। ये वो टाइप ऑफ रेस्पिरेशन है जो कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है। यानी कि जैसे हम ब्रीथ करते हैं ह्यूमंस, हमें तो ऑक्सीजन की जरूरत होती है ना। तो जो साइटोप्लाज्म में ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करके पायरुविक एसिड बना था उसे माइटोकॉन्ड्रिया में लाया जाएगा एरोबिक रेस्पिरेशन में। और अब इस पायरुविक एसिड को इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया कन्वर्ट किया जाएगा इनटू कार्बन डाइऑक्साइड। हम एक्सहेल जो करते हैं वो तो कार्बन डाइऑक्साइड ही होता है ना। और एनर्जी भी इस दौरान रिलीज होगी और वाटर मॉलिक्यूल भी रिलीज होंगे। तो यानी कि वो रेस्पिरेशन जिसमें ऑक्सीजन इन्वॉल्व होता है उसे कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है। और एरोबिक रेस्पिरेशन के दौरान जो फूड होता है उसको हम ऑक्सीडाइज कर रहे हैं, क्योंकि यही वो रेस्पिरेशन है ना जहां ऑक्सीजन इन्वॉल्व है। एनारोबिक में तो ऑक्सीजन होगा ही नहीं, यहाँ ऑक्सीजन प्रेजेंट है और ये ऑक्सीजन कंप्लीटली ब्रेक डाउन करेगा खाने को, उसको ऑक्सीडाइज करेगा ताकि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिलीज किया जा सके। और क्योंकि एरोबिक रेस्पिरेशन में खाने का कंप्लीट ऑक्सीडेशन या फिर कह सकते हैं कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है, इसलिए ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी भी रिलीज होती है जिसको माइटोकॉन्ड्रिया में ही स्टोर कर लिया जाता है। जो भी ऑर्गेनिज्म एरोबिक रेस्पिरेशन का इस्तेमाल करते हैं वो ऑक्सीजन के बिना नहीं रह सकते। इसका एग्जाम्पल है हम ह्यूमंस, एनिमल्स। बिकॉज अगर ऑक्सीजन नहीं है तो हमने जो खाना खाया उससे हमको एनर्जी ही नहीं मिल पाएगी और बॉडी की प्रोसेसेस ही नहीं चल पाएंगी और डेथ हो जाएगी। साइट मैंने आपको पहले भी बताया था क्लास के शुरुआत में, आपको याद रखना होगा कि एरोबिक रेस्पिरेशन की जो साइट है जहां पर ब्रेकडाउन किया जाता है पायरुवेट का वो है माइटोकॉन्ड्रिया। और इस पायरुवेट के ब्रेकडाउन से क्या मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। तो यहाँ आपके सामने पूरा का पूरा रिएक्शन प्रेजेंट है। ग्लूकोज आपने कंज्यूम करा, उसका जिस प्रोसेस से ब्रेकडाउन किया जाता है इस प्रोसेस को ग्लाइकोलिसिस कहते हैं। आपसे ग्लाइकोलिसिस का कोई डिटेल नहीं पूछेगा, आपको सिर्फ नाम पता होना चाहिए कि ग्लूकोज का जो ब्रेकडाउन करते हैं उस प्रोसेस को कहते हैं ग्लाइकोलिसिस। और इससे हमको प्रोडक्ट मिलता है पायरुवेट और ये प्रोसेस हो रही है साइटोप्लाज्म में। पायरुवेट अगर ऑक्सीजन नहीं प्रेजेंट है, अगर ऑक्सीजन नहीं प्रेजेंट है तो क्या होगा, ईस्ट के अंदर चला जाएगा, इसका फर्मेंटेशन हो जाएगा और ईस्ट के अंदर जाएगा तो ये होगा एनारोबिक रेस्पिरेशन, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं प्रेजेंट है। तो बिना ऑक्सीजन के रेस्पिरेशन किस ऑर्गेनिज्म में होता है, इसका एग्जाम्पल है ईस्ट। ठीक है, इस प्रोसेस को हम फर्मेंटेशन भी कह देते हैं और ये ईस्ट के अंदर होता है। तो उससे हमको क्या मिलता है, हमारी बॉडी में मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड, एनर्जी और साथ में हमको मिलता था वाटर, अगर हम एरोबिक रेस्पिरेशन की बात करते हैं। बट ये तो ईस्ट है, ईस्ट में एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो ईस्ट में क्या होता है, पानी की बजाय इथेनॉल बनता है। बस एक चीज यहां पर चेंज हो गई है, पानी की बजाय ईस्ट में इथेनॉल यानी कि अल्कोहल बनता है। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन ये वो टाइप ऑफ रेस्पिरेशन है जो कि ऑक्सीजन की एब्सेंस में होती है। इसकी रिएक्शन हमने देख ली है।
जब हम ह्यूमंस की बात कर रहे थे या हम एरोबिक रेस्पिरेशन की बात कर रहे थे जो कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रही थी, तो वहां पर बन रहा था कार्बन डाइऑक्साइड, एनर्जी और वाटर। यहां बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड, एनर्जी और अल्कोहल। ठीक है, या तो अल्कोहल बनता है एनारोबिक रेस्पिरेशन में अगर ईस्ट की बात कर रहे हैं, क्योंकि ईस्ट एक ऑर्गेनिज्म होता है, आपको पता होगा यूकैरियोटी है, तो ईस्ट जो है उसमें अल्कोहल बनता है और उस प्रोसेस को हम फर्मेंटेशन का नाम भी दे देते हैं, लाइक ऑल्सो नोन एज फर्मेंटेशन। बट आपने कभी देखा होगा, आप बहुत देर तक किसी पोजीशन में बैठ जाते हैं तो हम कहते हैं कि पैर में क्रैम्प आ गए या पैर सो गया, कहते हैं ना, तो वो भी एक तरीका का एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है जो कि हमारी बॉडी में होता है। जब बहुत देर तक किसी बॉडी पार्ट जो है उस पर प्रेशर बना हुआ है, अच्छे से ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रहा है, तो हमारी बॉडी में भी एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। ये स्पेशल केस है। तो उस दौरान हमारी बॉडी में वाटर नहीं बनता, तब क्या बनता है, लैक्टिक एसिड। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन के बेस्ट एग्जांपल है पहला ईस्ट। ईस्ट के अंदर क्या बनता है, इथाइल अल्कोहल, इथेनॉल या अल्कोहल भी कह सकते हो सिंपली। और हम ह्यूमंस के केसेस में भी एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है जब कभी कभी स्पेशल केसेस, किसी किसी केस में क्या होता है जब ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है, जैसा कि आप बहुत देर तक रन कर रहे हैं, आप बहुत देर तक किसी पोजीशन में हाथ या पैर को दबा करके बैठे हैं, तो ऐसे केस में क्या होता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, बट उसका प्रोडक्ट क्या होता है, लैक्टिक एसिड। ठीक है, तो हम कहते हैं ना पैर में पेन हो रहा है, क्रैम्प हो गया, तो वो होता है क्योंकि लैक्टिक एसिड की फॉर्मेशन हो जाती है। ठीक है, तो एनारोबिक रेस्पिरेशन या जो है वो हमें वैसे तो मेनली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में देखने को मिलता है, जिसका एग्जांपल है ईस्ट। वो खाने को ब्रेक डाउन करते हैं इनटू इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीज एनर्जी, और हमें ह्यूमंस के केसेस में भी ये देखने को मिलता है। तो यहाँ आपके सामने सारी की सारी जो रिएक्शंस हैं वो प्रेजेंट है। मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। ग्लूकोज एक 6 कार्बन का मॉलिक्यूल है, इससे हमको ब्रेक डाउन करेंगे साइटोप्लाज्म में, हमको मिलेगा पायरुवेट जो कि एक 3 कार्बन मॉलिक्यूल है, यानी कि 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुवेट मिलने चाहिए टेक्निकली, और साथ में मिलेगी एनर्जी। अब ये जो पायरुवेट है, अगर हम ईस्ट की बात कर रहे हैं तो ईस्ट के अंदर तो एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, तो ईस्ट में हमें मिलेगा इथाइल अल्कोहल या फिर इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी। अगर मसल्स में हो रहा है और मसल्स तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रहा है, हम ह्यूमंस के केस में, तो मिलता है लैक्टिक एसिड और एनर्जी। बट अगर ह्यूमंस में एरोबिक रेस्पिरेशन यानी कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रहा है, तो मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। सो दिस इज अ वेरी वेरी गुड डायग्राम जिसमें सारी की सारी रिएक्शंस एक साथ समराइज हो गई हैं। तो जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है मसल्स में, वो क्यों हो रहा है, क्योंकि अच्छे से ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है, तो खाना जो है उसका कंप्लीट ब्रेकडाउन नहीं हो पा रहा है, सिर्फ पार्शियल ब्रेकडाउन हो रहा है, और उससे हमें लैक्टिक एसिड मिल रहा है। अब ये जो लैक्टिक एसिड है ये मसल्स के अंदर इकट्ठा हो जाएगा, एक्यूमुलेट हो जाएगा, एंड इसकी वजह से क्रैम्प्स होते हैं। ठीक है, और जब आप बहुत ज्यादा हार्ड फिजिकल एक्सरसाइज करते हो तब तो ये क्रैम्प्स बहुत बहुत ईजिली आते हैं। तो ये भी आपके सामने एक रिएक्शन दे रखी है, इसमें भी सब कुछ जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले दिखाया था वही चीज यहाँ पर भी समराइज्ड है। ग्लूकोज से पायरुवेट मिला, पायरुवेट के 3 फेट हो सकते हैं। अगर ह्यूमंस में हो रहा है और वो भी इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है तो क्या प्रोडक्ट मिलेंगे। अगर लैक ऑफ ऑक्सीजन है और ये मसल सेल्स में दिस प्रोसेस इज टेकिंग प्लेस तो क्या प्रोडक्ट मिलेंगे, और ईस्ट में जहाँ की एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होती है तो क्या प्रोडक्ट मिलेंगे पायरुवेट के ब्रेकडाउन से। ठीक है, तो ये वाला रिएक्शन जो है इट इज वेरी कंसाइज। लॉन्ग क्वेश्चन अगर आता है ना तो उसमें दिस इज द बेस्ट वे जिसमें आप आंसर लिखने के साथ अपने आंसर को सपोर्ट कर सकते हैं, ये ड्रॉ करके। यहां पर आपके सामने डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन दे रखा है। एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक सारे के सारे डिफरेंसेस मैं आपको समझा चुकी हूं। आप यहां से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसे नोट डाउन कर लीजिए, बिकॉज ये एग्जाम में आपके काम आएगा जहां पर आपको टैबुलर फॉर्म में डिफरेंस बिटवीन दिया जा सकता है। दिस इज ऑल्सो द सेम। अगेन यहाँ पे मैंने एक और टेबल मुझे मिली थी तो मैंने आपको प्रोवाइड कर दी। दिस इज ऑल्सो द डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। अब यहाँ फर्मेंटेशन जो कि ईस्ट या छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में होती है और एनारोबिक रेस्पिरेशन जो हायर प्लांट्स में होती है। नाउ देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन रेस्पिरेशन एंड कंबस्शन ऑल्सो। रेस्पिरेशन सिर्फ लिविंग सेल्स में होती है, कंबस्शन तो आप किसी भी चीज को जला सकते हैं ना, तो कंबस्शन का प्रोसेस तो नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में भी होता है।
कंबस्चन एक कंटिन्यूअस प्रोसेस नहीं होती है, एनर्जी उसमें लॉस्ट हो जाती है, जबकि रेस्पिरेशन में द ऑपोजिट टेक्स प्लेस. सो द रीज़न मैं आपको ये सारे के सारे डिफरेंस बिटवीन टैबुलर फॉर्म्स में दिखा रही हूँ, दिस इज़ बिकॉज आपको समझ तो सब आ रहा है, बट ये पॉइंट्स जो हैं आपको ध्यान में रखने होंगे अगर एग्जाम में टैबुलर फॉर्म में पूछा जाता है, बिकॉज एग्जाम में ये होगा ना डिफरेंशिएट बिटवीन फॉर्मेंटेशन एनारोबिक रेस्पिरेशन या डिफरेंशिएट बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन. तो उसके लिए पॉइंट्स आपके काम आएंगे, इन्हें नोट डाउन कर लीजिए, एग्जाम टाइम पे रिविजन आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा. तो अब हम बात करते हैं ह्यूमंस की. हमें एनर्जी वैसे तो एरोबिक रेस्पिरेशन से मिलती है, बट समटाइम्स अच्छे से मसल्स तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता है, तो उस टाइम पर ग्लूकोज का सिर्फ पार्शियल ब्रेकडाउन होता है, जिससे बनता है लैक्टिक एसिड. ये लैक्टिक एसिड और साथ में एनर्जी भी बहुत थोड़ी मिल रही है. अगर खाने का कंप्लीट ब्रेकडाउन होता इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन तो उससे लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलती. अगर हम एटीपीज की बात करें तो वो होता है टोटल 38 एटीपीज एरोबिक रेस्पिरेशन में. ठीक है, तो ये जो सडन बिल्डअप ऑफ लैक्टिक एसिड होता है, इससे क्या होता है, क्रैम्प्स हो जाते हैं, पेनफुल कॉन्ट्रैक्शंस जिन्हें क्रैम्प्स कहा जाता है, और ये यूजुअली हैवी फिजिकल एक्सरसाइजेस के दौरान देखा जाता है. अब बात करते हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की. जो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसके अंदर क्या क्या पार्ट्स होते हैं, क्या क्या ऑर्गन्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं. सबसे पहला तो हमारे पास एक पेयर ऑफ लंग होता है, लेफ्ट लंग राइट लंग. अब हम स्टार्ट करते हैं ऊपर से लेके एंड विल मूव टू डाउन. तो सबसे पहले हमारी नोज में दो नॉस्ट्रल्स होते हैं जहां से एयर एंटर करती है, एंड ये नॉस्ट्रल जो है, इसके बाद नेक्स्ट चीज क्या आती है, नेसल पैसेज आता है इसके बाद में. ना जो नॉस्ट्रल्स हैं उसमें आपको पता है कि फाइन हेयर प्रेजेंट होते हैं और म्यूकस सिक्रीशन भी होता है, ताकि नेजल जो लाइनिंग है नोज के अंदर से वो वेट रहे, वो ज्यादा ड्राई ना हो जाए. अब इनका फायदा क्या है, ये हेयर क्यों प्रेजेंट है और म्यूकस क्यों सिक्रीट किया जा रहा है, ये इसलिए प्रेजेंट है ताकि जो हम हवा इनहेल कर रहे हैं, नोज से अंदर जा रही है, उस हवा में जितने भी डस्ट पार्टिकल्स हैं उनको ये फाइन हेयर ट्रैप कर ले, ये म्यूकस ट्रैप कर ले, ताकि एयर की जो है एक तरीके से फिल्टरिंग हो सके जब वो अंदर जा रही है. तो नॉस्ट्रल्स हो गया. नॉस्ट्रल्स के बाद अगली चीज क्या आ जाती है हमारी नेजल पैसेज में, फेरिंग्स क्या होता है, फेरिंग्स एक ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर होता है जो कि नेजल पैसेज के बाद आता है. फेरिंग्स के बाद अगला नंबर आता है लैरिंग्स का. लैरिंग्स इज ऑल्सो कॉल्ड एज वॉइस बॉक्स. जो हम बात करते हैं तो जो आवाज प्रोड्यूस होती है ये लैरिंग्स की वजह से होती है. लैरिंग्स इज ऑल्सो कॉल्ड एज द वॉइस बॉक्स. ठीक है, इसके बाद आता है ट्रैकिया. अब ट्रैकिया क्या होता है, ट्रैकिया एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसमें सी शेप की कार्टिलेज से बनी हुई रिंग्स, कार्टिलेजिनस रिंग्स जो होती हैं वो प्रेजेंट होती हैं. अब इन रिंग्स का काम क्या होता है, मान लेते हैं अभी हम एयर कंज्यूम कर रहे हैं तो ट्रैकिया जो है वो नॉर्मली अच्छे से स्ट्रक्चर के फॉर्म में प्रेजेंट है, बट अगर मान लो कि एयर नहीं आ रही है तो जो ट्रैकिया है वो तो इन द एब्सेंस ऑफ एयर कोलैप्स हो जाएगा. तो इसके कोलैप्स होने को प्रिवेंट करती हैं ये कार्टिलेजिनस रिंग्स, यानी कि स्ट्रक्चरल सपोर्ट के लिए ये प्रेजेंट होती हैं. उसके बाद नंबर आता है ब्रोंकाई का. ब्रोंकाई क्या होते हैं, जो एक ट्रैकिया था अब वो डिवाइड हो जाएगा इनटू 2 ब्रोंकाई. ठीक है, ये 2 ब्रोंकस होते हैं जो कि एक एक लंग में जाने का काम कर रहे हैं. ब्रोंकाई में से और छोटी छोटी ब्रांचेस डिवाइड होती हैं जिन्हें कहते हैं ब्रोंकियोल्स. और जो ब्रोंकियोल के जो टिप्स होते हैं ना, वहां पर बहुत सारे छोटे छोटे एयर सैक्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें कहते हैं एल्वियोलाई. और जो एक्चुअल लंग्स के अंदर ऐसा थोड़ी ना कि पूरे के पूरे लंग में एयर एक्सचेंज हो रहा है, एंटायर लंग में नहीं, ये एल्वियोलाई होती हैं जहां एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड होता है. ठीक है, तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारी नोज से स्टार्ट होता है. नोज में 2 होल्स हैं जिन्हें नॉस्ट्रल्स कहा जाता है. नॉस्ट्रल्स के बाद नेजल पैसेज आता है. नेजल पैसेज जो है दैट इज सेपरेटेड फ्रॉम आवर माउथ बाय अ हार्ड बोनी पैलेट, ताकि जब आप सांस ले रहे हैं तो खाना गलती से भी आपके विंड पाइप में ना चला जाए. तो उसके लिए एक बोनी पैलेट जो है वो यहाँ पर प्रेजेंट होता है. एयर नेजल पैसेज में से पास करती है तो नेजल हेयर होते हैं, म्यूकस प्रेजेंट होता है ताकि क्लीन एयर जो है वही लंग्स तक पहुंचे. अब अ पार्ट ऑफ द थ्रोट जो है बिटवीन द माउथ एंड द विंड पाइप, दैट इज कॉल्ड एज फेरिंग्स. ठीक है, ये फेरिंग्स होता है. तो नेजल पैसेज से जो एयर है वो जाती है फेरिंग्स में और फेरिंग्स से जाती है विंड पाइप में.
विंड पाइप का दूसरा नाम क्या है? ट्रैकिया। ट्रैकिया वो ट्यूब है, यानी कि जो हमारा विंड पाइप है उसको सपोर्ट करने के लिए सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग्स प्रेजेंट होती है। ट्रैकिया कभी भी नहीं कोलैप्स करता है, अगर एयर ना भी प्रेजेंट हो तो भी ये नहीं कोलैप्स करता है, क्योंकि इसको सपोर्ट करने के लिए कार्टिलेज की रिंग्स प्रेजेंट होती है। ट्रैकिया का जो ऊपर वाला हिस्सा होता है, अपर एंड है, वहां पर एक वॉइस बॉक्स प्रेजेंट है जिसे कहा जाता है लेरिंग्स। ठीक है, अब ट्रैकिया जो है नेक के साइड से चल रहा होता है और फिर आगे जाकर के दो ट्यूब्स में डिवाइड हो जाता है जिन्हें कहते हैं ब्रोंकाई, सिंगुलर को ब्रोंकस। ठीक है, ये दो ब्रोंकाई कनेक्टेड है लंग्स के साथ में। लंग्स जो है हमारी चेस्ट कैविटी में प्रेजेंट है। अब इनको एब्डोमिनल कैविटी से अलग करने का काम कौन कर रहा है? वो है डायफ्राम। ठीक है, डायफ्राम। अब लंग्स जो हैं उनको भी तो प्रोटेक्शन चाहिए ना, आपके जो लंग्स है बहुत ज्यादा डेलिकेट हैं, आपको पता होगा, तो उनको कवर करती हैं दो थिन मेम्ब्रेन्स जिन्हें कहा जाता है प्लूरा। ठीक है, और इसके अलावा हमारा बोनी रिब केज जो है वो तो प्रेजेंट होता ही है लंग्स के प्रोटेक्शन के लिए। ब्रोंकस इज फर्दर डिवाइडेड इनटू ब्रोंकियोल्स। ब्रोंकियोल्स पे छोटे छोटे एयर सैक्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें कहते हैं एल्वियोलाई। एल्वियोलाई में छोटे छोटे ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट होते हैं, तो जब एयर आ रही है तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का जो एक्सचेंज होता है वो होता है एल्वियोलाई में। ठीक है, सो इट इज द एल्वियोलाई जहां पर गैसियस एक्सचेंज होता है। लोकेशन हमेशा याद रखनी है। ठीक है, सो ह्यूमंस जो हैं, बिकॉज हमें मैक्सिमम एरिया चाहिए एयर के एक्सचेंज के लिए, एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए, तो जो एल्वियोलाई होती हैं वो छोटी छोटी होती है पर बहुत ज्यादा नंबर में होती हैं, सो दैट दे कैन प्रोवाइड अ वेरी लार्ज सरफेस एरिया, ताकि हम गैसेस का एक्सचेंज कर सकें। हमें बहुत अच्छे से एक्सचेंज करना है, ज्यादा से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर भेजना है और ऑक्सीजन को अंदर लेना है, तो उसके लिए बहुत सारी एल्वियोलाई जो है वो प्रेजेंट होती हैं इस चीज को एफिशिएंट बनाने के लिए। एक एग्जाम्पल आपके सामने है, अगर एल्वियोलाई हम लेते हैं दोनों ह्यूमन लंग्स की और उनको बिछा देते हैं तो वो एरिया जो होगा वो होगा टोटल 80 स्क्वायर मीटर्स, विच इज नियरली द साइज ऑफ अ टेनिस कोर्ट। तो आप समझ सकते हैं कि इतनी कॉम्पैक्ट फॉर्म में ये प्रेजेंट है, बट अगर इन्हें फैलाया जाए तो एरिया कितना आएगा, यानी कि दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया ताकि गैसेस का एक्सचेंज हो सके। ठीक है, अब जब हम ब्रीद करते हैं तो चेस्ट कैविटी और उसके नीचे एब्डोमिनल कैविटी, इनको सेपरेट करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है डायफ्राम, और उसके साथ साथ बाहर हमारी बॉडी में रिब्स, जो आपको पता होगा रिब बोन्स होती हैं, रिब्स तो प्रेजेंट होते हैं ताकि जो चेस्ट कैविटी आपकी एक्सपैंड हो रही है उसको बाहर से भी कुछ प्रोटेक्शन मिल सके। ठीक है ना, सो जब वॉल्यूम इंक्रीज का आता है तो जब भी ड्यू टू इंक्रीज इन वॉल्यूम एयर प्रेशर जो है वो कम हो जाता है इनसाइड द चेस्ट कैविटी, एंड एयर जो है बाहर से वो अंदर आ जाती है थ्रू द नॉस्ट्रल्स, ट्रैकिया एंड ब्रोंकाई। तो इस तरीके से हम एयर को ब्रीद इन करने का काम करते हैं। ठीक है, जो मैंने आपको पूरा का पूरा पाथवे बताया था, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के पार्ट नॉस्ट्रल, नेजल पैसेज, उसके बाद हमारा फेरिंग्स आता है, फेरिंग्स के बाद ट्रैकिया, ट्रैकिया के बाद ब्रोंकाई, ब्रोंकियाई से ब्रोंकियोल्स, ब्रोंकियोल से एल्वियोलाई। इस तरीके से जो है एयर एंटर करने का काम करती है। ठीक है, और फिर क्योंकि हमारी जो एल्वियोलाई है उसमें ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट होती हैं, तो उधर ब्लड से जो कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी की थी उसको बाहर भेज दिया जाता है और ऑक्सीजन को अंदर ले लिया जाता है। अब ये ब्लड हमारी बॉडी के जितने भी टिश्यूज हैं वहां तक ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करेगा बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। ठीक है, सो ब्लड जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को लंग्स तक वापस लेकर आने का काम करता है, जहां पर ये एल्वियोलाई में डिफ्यूज हो जाएगी और इसे बाहर भेज दिया जाएगा। सो द प्रोसेस इज एक्चुअली वेरी वेरी सिंपल। आपको सिर्फ इसका मैकेनिज्म समझना है कि किधर से एंट्री हो रही है। तो आप डायग्राम जो आपके सामने है उसमें देख सकते हैं कि नोज है, नोज के बाद नेजल पैसेज, जो नोज का पूरा पैसेज है, नेजल पैसेज, वहां से अगली चीज हमारे पास क्या आती है, ये तो हमारी माउथ कैविटी है नीचे, बट माउथ कैविटी के अलावा हमारे पास है फेरिंग्स। ठीक है, ये फेरिंग्स है, तो हवा यहां से एंटर किया नोज से, ये जाएगी फेरिंग्स में, फेरिंग्स, ये लैरिंग्स है, लैरिंग्स के बाद ये जाती है ट्रैकिया। ट्रैकिया हमारा विंड पाइप है, यही विंड पाइप है जिसमें ये छोटी छोटी आपको सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग्स दिखाई दे रही हैं। इन कार्टिलेज की बनी रिंग्स का काम होता है कि अगर कभी हवा नहीं अंदर आ रही है, मान लीजिए आप सांस रोक लेते हैं, तो अगर आप सांस रोक लेंगे और इसके अंदर हवा नहीं आएगी तो ये तो कोलैप्स हो जाएगा। इसकी कोलैप्स जो है उसको बचाने के लिए यहाँ पर प्रेजेंट होती हैं ये कार्टिलेज की रिंग। यहाँ से एक ब्रोंकाई इस तरफ जा रहा है इस लंग में, दूसरा ब्रोंकाई इस लंग में जा रहा है।
ठीक है। तो ये हमारे जो है ब्रोंकाई होते हैं। ब्रोंकाई के बाद हमें मिल रहे हैं ब्रोंकियोल्स, और हर ब्रोंकियोल पे बहुत सारी एल्वियोलाई जो है वो प्रेजेंट होती हैं लंग्स में। तो इस डायग्राम से आई होप्स आपको सब कुछ जो है क्लियर हो गया होगा। ठीक है, यहाँ पैसेज ऑफ एयर जो है आपको टैबुलर फॉर्म में भी दिखा रखा है, आप इसे भी अपने आंसर्स में ड्रॉ कर सकते हैं। नॉस्ट्रल, नेजल पैसेज, वहां से नेजल कैविटी, फिर फेरिंग्स, लेरिंग्स, फिर जाती है हवा ट्रैकिया में, ट्रैकिया से हवा जाती है ब्रोंकाई में, ब्रोंकाई से लंग्स, लंग्स से लंग्स के अंदर ब्रोंकियोल्स होते हैं, और ब्रोंकियोल से फाइनली एल्वियोलाई, जहां पर ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट होती हैं जिनमें गैस का एक्सचेंज किया जाता है। ठीक है, और ब्रीदिंग मैकेनिज्म तो आपको पता ही है कि ब्रीदिंग मैकेनिज्म लंग का जो होता है उसको कंट्रोल करता है डायफ्राम और इंटरकॉस्टल मसल्स। ठीक है, तो हमारी चेस्ट कैविटी है उसके अंदर तो लंग्स प्रेजेंट है, नीचे आएगी एब्डोमिनल कैविटी जिसमें स्टमक प्रेजेंट है। तो इन दोनों के बीच में एक तरीके से एक मसल कह सकते हैं, मस्कुलर सेपरेशन कह सकते हैं, वो होती है डायफ्राम, जो कि इन दोनों को सेपरेट करने का काम करती है। और इसके अलावा इंटरकोस्टल मसल्स भी प्रेजेंट होती है। तो डायफ्राम एक मेम्ब्रेन है जो कि हमारी एब्डोमिनल कैविटी और थोरेसिक कैविटी को सेपरेट करने का काम कर रहा है। जब आप एयर को इनहेल कर रहे हो, आप सांस ले रहे हो, एयर अंदर आई तो आपके लंग्स एकदम से एक्सपैंड हो जाएंगे वो सारी की सारी एयर को फिट करने के लिए। तो डायफ्राम नीचे की तरफ जाएगा ताकि हमारे लंग्स को फिट कर सके, क्योंकि अभी लंग्स फूल रहे हैं। ठीक है, जब हम एयर बाहर छोड़ रहे हैं, एक्सहेल कर रहे हैं, तो डायफ्राम अपने आप से ऊपर आ जाएगा, क्योंकि लंग्स का साइज जो है फिर से कम हो गया है, लंग्स कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं। तो इस तरीके से ब्रीदिंग में डायफ्राम जो है वो और मसल्स भी एक रोल प्ले करते हैं। ठीक है, दिस इज द डायग्राम इन फ्रंट ऑफ यू जहां पर आपको डायफ्राम दिखाया गया, दिस इज द डायफ्राम। ऑलराइट, और यहाँ आपको रिब्स दिखाई दे रही हैं, लंग्स को प्रोटेक्शन के लिए ये रिब बोन्स जो हैं वो प्रेजेंट होती हैं। तो इंस्पिरेशन में डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करता है, जब आप हवा बाहर छोड़ते हैं तो डायफ्राम रिलैक्स करता है। ठीक है, सो यहाँ आपके सामने डिफरेंस बिटवीन इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन दिखाया हुआ है। इनहेलेशन में एयर अंदर आती है, रिब्स उठ जाती हैं, डायफ्राम नीचे की तरफ जा रहा है और लंग्स का जो वॉल्यूम है वो बढ़ जाता है क्योंकि हवा अंदर आ रही है। एक्सहेलेशन में ऑपोजिट होता है। ठीक है, तो ये डिफरेंस बिटवीन आप यहाँ से नोट कर लीजिए। एंड दिस इज इट। आई थिंक आज के लिए बहुत ज्यादा हो गया है ये। रेस्पिरेशन में जितना पार्ट अब हमारा बचा है वो हम नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करके इसको रिवाइज कर लेंगे। एंड आई ऑल्सो ट्राई कि मैं आपको इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि प्रीवियसली बोर्ड में रिपीट हो चुके हैं वो सब भी रिवाइज कराऊं। ओके, सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, आपको थोड़ी बहुत भी हेल्प मिली है ये टॉपिक को समझने में, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको ये चैनल पसंद आया तो आप बाकी वीडियोस भी जाकर के देख सकते हैं, और प्लीज 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 बेल आइकन को दबाएं ताकि जब भी मैं नई वीडियो डालूं तो आपको पता चले। प्लीज डू टेल मी अगर आपको वीडियोस पसंद आई। आप कमेंट सेक्शन में जाकर के पोस्ट कर सकते हैं, अगर कोई डाउट्स हैं वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। दैट्स इट, गुड बाय टिल नेक्स्ट क्लास।